आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर। और इस शो में बहुत कुछ खास होता है क्योंकि आपकी खुशहाली की बात होती है ना जनाब, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे उसकी भी बात होती है। तो आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आम समस्या है, बहुत सारे लोगों में होती है। और आज विशेष दिन भी है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे भी है। तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं क्योंकि हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर ओपी मीणा, सीनियर ऑर्थोसर्जन है और ABVIMS यानी डॉक्टर RML हॉस्पिटल से आए हैं आज हमारे शो रेडियो डॉक्टर में। तो चलिए इनसे बातें करेंगे। आप भी अपने सवाल तैयार रखिए। हड्डियों में थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा सा कहीं कुछ लचक है या कोई परेशानी है तो जरूर हमें बताइए मैसेज के माध्यम से। 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपने सवाल लिखिएगा ना, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस डे पर हड्डियों के बारे में। क्या कारण है, क्या इलाज है, किस तरह से हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और इस शो में आज आपके साथ हूं मैं शैली भाषांजलि और आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर ओपी मीणा। मैंने आपको परिचय दिया था ना, सीनियर ऑर्थो सर्जन है डॉक्टर RML हॉस्पिटल के। तो ये स्पेशल प्रोग्राम है। तो चलिए सबसे पहले तो हम नमस्कार करते हैं डॉक्टर साहब का। उनका आगमन हो चुका है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। और आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। ऑस्टियोपोरोसिस एक शब्द ऐसा उलझा देता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आम लोगों को? ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली जब बोन्स आपकी वीक होने लगती है ना एक एज के बाद में जी, खास तौर से जब लेडीज को ऐसा होता है जब उनके पीरियड्स के आसपास ये उनका एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है तो हड्डियां वीक होने लगती हैं जी। तो उसमें क्या होता है कि एक एज के बाद हड्डियां बनती नहीं है, आपको उसे एक्टिविटी के साथ स्ट्रांग बना के रखना पड़ता है। राइट, स्ट्रांग बनाना पड़ता है। हाँ, तो जैसे जैसे मेनोपॉज आता है एस्ट्रोजन लेवल से चेंजेस आते हैं, तो इसलिए उस टाइम बहुत जरूरी है कि उसके बारे में आपको पता हो कि उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सके। एब्सोल्युटली। और आप लंबी उम्र तक नाचे गाए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, ये हमारी कामना है। तो चलिए, कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट नई एनर्जी और ऊर्जा है। इससे मैं जोड़ती हूँ कि हमारी जिंदगी में भी ऊर्जा रहे, हम चलते फिरते रहें, बहुत ही स्वस्थ रहें, हमारी हड्डियां मजबूत रहें, सब यही चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बढ़ती उम्र के साथ तो इसको तो चैलेंज आ ही जाता है। बिल्कुल। तो किस उम्र के साथ आपको ये कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि वो प्रॉब्लम शुरू हो सकती है? एक्चुअली क्या होता है ना कि अब आप जब शुरू में ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि जो बोन हेल्थ के लिए जो जरूरी है वो होता है कि आप अपने 20-25 साल की उम्र तक कितनी एक्टिविटी अपनी अच्छी रखते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि एक वर्ड जिसे हम कहते हैं पीक बोन मास, कि 25 साल के आसपास तक आपकी बोन में दोबारा से न्यू बोन बनने की टेंडेंसी होती है। मतलब एक वो उसकी एक खास बात होती है ये, क्योंकि उसके बाद वो बोन्स बनती नहीं है, उनको हम मेंटेन करते हैं। तो जितना उसके अलावा जितनी आपका एक्टिविटी लेवल अच्छा रहेगा, दौड़ना, भागना, एक्सरसाइज करना, मिल्क इनटेक लेना टाइमली, धूप में सनलाइट एक्सपोजर होना, ये सब चीजें अगर आपकी बहुत अच्छी रही हैं 20-25 साल तक, एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छा रहा है, बॉडी वेट मेंटेन किया है आपने और बहुत हेल्दी डाइट लिए आपने, तो उससे क्या है आपका वो पीक बोन मास आपका बहुत जो बोन की डेंसिटी है उसको बहुत अच्छा कर देता है, जिससे बोन चाहे ना भी बने तो वो लॉन्ग टर्म के लिए वो स्ट्रांग रहती है। और वो पीक बोन मास के बदौलत ही लंबे समय तक हम ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। जी, बच तो सकते हैं। मेंटेनेंस की आपने बिल्कुल, डेफिनेटली। उसके बाद आपको उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। मेंटेन करने में कुछ नहीं है, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइजेस करते रहें, वही है। लेडीज में चेंजेस आते हैं थोड़े हार्मोनल, तो उस टाइम अगर आपने पहले एक्टिविटी करी है तो डेफिनेटली बोन अच्छी रहेगी और उसके बाद भी आपको एक्सरसाइजेस और अपना डाइट का ध्यान रखते रहना है। आपने डाइट की बात की, उसके बारे में हम बात करेंगे। कई लोग, कोई वेजिटेरियन होते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, कोई दूध ज्यादा पीते हैं। तो इसमें क्या आपका क्या इसमें कहना होगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, डाइट में मेनली आप
आपको प्रोटीन डाइट अच्छी रखनी होती है अपनी। प्रोटीन आप वेज भी ले सकते हैं, नॉन वेज भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा आपको कैल्शियम इंटेक डेयरी प्रोडक्ट के लिए तो कैल्शियम इंटेक लेना है, या तो आप डाइटरी कैल्शियम लो जो कि बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट्स जैसे आपका ये मिल्क प्रोडक्ट्स लो जिसमें कैल्शियम मिलेगा, वेजिटेबल्स में लो, या फिर आप नहीं ले सकते किसी वजह से कोई इश्यूज है तो आप यू कैन ऑलवेज टेक सम मेडिसिन्स लाइक कैल्शियम जिसमें प्रोडक्ट होते हैं, कैल्शियम इनटेक ले सकते हो, किसी भी तरह से ले सकते हो। उसके अलावा विटामिन डी आपको रेगुलर लेता रहना चाहिए। सन एक्सपोजर बहुत ही चीप सोर्स है, ना कोई खर्चा होता है ना कुछ, बस आपको सन एक्सपोजर करना है और उससे वो विटामिन डी मिल जाता है। नहीं तो आप उसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। हमारी कंट्री इतनी ब्लेस्ड है, ट्रॉपिकल कंट्री है, इतनी अबंडेंट सनशाइन होती है, तो बिल्कुल बाहर जाकर के उस सनशाइन को लेना चाहिए, विच इज अ स्ट्रेट एंड एन एब्सोल्यूट अबंडेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी। डॉक्टर ओपी मीना इस वक्त हमारे साथ हैं, सीनियर ऑर्थो सर्जन हैं, और आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे पर। कुछ भी हड्डी के बारे में आप पूछना चाहते हैं या सवालों का सिलसिला आ गया है डॉक्टर साहब? यहाँ पर ये पूछते हैं कि मनोहर जी पूछते हैं कि तेज चलने से दिक्कत, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में दर्द, इसके लिए बताएं क्या सर्वाइकल से संबंधित है? बहुत सारी बातें इन्होंने पूछी हैं, इसके बारे में बताएं। देखो, तेज चलने से आपको दिक्कत है तो एक्चुअली आप मुझे जो आपकी बातों से लग रहा है कि आप घुटने की दिक्कत के बारे में बोल रहे हैं कि घुटनों में सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है। तो एक एज के बाद थोड़ी अर्थराइटिस शुरू हो जाता है, उसकी वजह से ये दर्द रहता है। अधिकतर सीढ़ियां चढ़ना, बैठ के उठना, किसी उबड़ खाबड़ जगह पे चलना, तो ये सारी की सारी जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं वो घुटनों की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी आपने बहुत डिटेल में नहीं बताया है, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से बताता जी। तो वो कारण ऑस्टियोपोरोसिस भी उसमें एक कारण होता है अर्थराइटिस का, क्योंकि अगर आपकी बोन्स अच्छी नहीं रही हैं तो अर्थराइटिस भी उसमें, अर्थराइटिस में भी वो कंट्रीब्यूट करता है। यशपाल जी लिखते हैं द्वारका से, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि किस एज में एक नॉर्मल मैन और वुमन को बोन मिनरल डेंसिटी को चेक कराना चाहिए, या डेक्सा स्कैन कहा है? डेक्सा स्कैन नॉर्मली जो रिकमेंडेशन है वो 65 इयर्स के ऊपर है, जो कि फीमेल्स के लिए, 70 के ऊपर मेल्स को करानी चाहिए। अगर वो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को कोई स्टेरॉइड पे चल रहा है, या फिर किसी को सपोज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं जिनमें जाम हो जाते हैं हाथ पैरों में, उंगलियों में, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको यूजली फीमेल्स में 50 के बाद रिकमेंड करते हैं कि वो डेक्सा स्कैन करा लें, जिन्हें कहते हैं हाई रिस्क फॉर ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स। तो उनमें कम एज में भी डेक्सा स्कैन कराना चाहिए। You just have to understand your body कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और कैसे प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इसके साथ ही अभी देखिए उमेश जी का मैसेज आ गया है, इन्हें लिखते हैं कि कई बार हड्डी बढ़ जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक आम भाषा में लोग कहते हैं कि हड्डी बढ़ जाती है। एक्चुअली बहुत लोग अलग अलग तरीके से इसको कहते हैं, हड्डी बढ़ जाना। तो कुछ लोगों का तो जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते हैं कि हड्डी बढ़ जाना। जी। कुछ लोग बोलते हैं हड्डी घिस जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि गैप हो गया है, कुछ लोग कहते हैं गैप कम हो गया है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। पर होता क्या है कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में आपकी कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, जिसे लोग ग्रीस भी बोलते हैं। आपका जो हड्डियों के ऊपर होता है, जो लचीला पार्ट होता है, तो वो जब डैमेज होने लगता है तो उसकी जगह पे हड्डियां बढ़ने लगती हैं, और जिसकी वजह से जो जॉइंट का स्पेस कम हो जाता है। जो स्पेस कम होने की वजह से वो खुरदरा हो जाता है, जिससे वो मूवमेंट में पेन करता है। ऑलराइट, आप जरूर सवाल कीजिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर ओपी मीना, सीनियर ऑर्थो सर्जन फ्रॉम AVVIMS, दैट इज डॉक्टर RML हॉस्पिटल। क्योंकि आज हम वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे पर बात कर रहे हैं, हड्डियों की जो समस्या होती है आपको और उसके जो भी इलाज हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ओपी मीना से। और डॉक्टर मीना, ऑस्टियोपोरोसिस के कॉजेज के बारे में प्राइमरीली अगर आप वो लिस्ट कर दें कॉजेज, तो आसानी होती है प्रिवेंट करने में और उसे समझने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। कॉजेज जो ऑस्टियोपोरोसिस के, एक तो मोस्ट कॉमन कॉजेज है जो कि एक एज के बाद जो लेडीज में, फीमेल्स में होता है, जब उनका मेनोपॉज के आसपास जो एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, तो उससे हड्डियां को स्ट्रांग बनने में हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि एस्ट्रोजन कम होने के कारण।
तो वो एक मेन कारण है कि उसमें बोन डेंसिटी आपकी डिक्रीज करती है। ठीक तो है, ईस्ट्रोजन आप कह रहे हैं कि लेवल्स कम हो जाता है, तो क्या वो सप्लीमेंट से उसको सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में वो पूरा नहीं हो सकता? हो सकता है, ऐसे तो हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं, बट यही है कि वो उसके सबके फायदे और घाटे होते हैं। जी, बिल्कुल। तो वो उनको देखने के लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, वो आपको समझाएंगे क्या कर सकते हैं। उसकी मेडिसिन भी होती हैं, ऐसा नहीं, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा कॉजेज में जैसे हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं, उनको बहुत चांसेस है। फीमेल्स में सपोज करो कोई लो बॉडी वेट है जिसका, कोई कॉर्टिकोइड स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, या थायराइड की लंबे समय तक प्रॉब्लम रहती हो, उन केसेस में ऐसा होता है। या बहुत ओबीज पेशेंट हो, हेल्दी बहुत ज़्यादा हो, फिजिकल एक्टिविटी ना करते हो, उनको ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह के कॉजेज होते हैं। और कईयों को मोस्टली तो जो है अल्कोहल जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, या स्मोकिंग की हिस्ट्री ज़्यादा है जिनको, उनको भी ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, क्रोनिक लिवर डिजीज़, रीनल डिजीज़, मतलब जैसे किडनी की प्रॉब्लम होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, ये लिवर की प्रॉब्लम होना, इन सब चीज़ों में ऑस्टियोपोरोसिस कंपैरेटिवली जल्दी होता है। ये कुछ कारण है जो एग्रेवेट करते हैं उसको, बहुत जल्दी कर देते हैं। उसके अलावा विटामिन डी, कैल्शियम, इनकी कमी होना तो डेफिनेटली वो एक कारण तो है ही, इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो। कुछ सवालों की तरफ चलते हैं, फिर आपसे जानेंगे आगे। अनूप कुमार रांची से पूछते हैं कि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन ऑफ मिल्क इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी एंड रिलीफ, ये स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है। कुछ कैल्शियम अब्जॉर्प्शन मिल्क के बारे में बताया है कि कितना होता है, उसके साथ विटामिन डी होना चाहिए। बिल्कुल, देखो आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी में विटामिन डी होना जरूरी है। अगर विटामिन डी नहीं होगा बॉडी में, या लेवल कम होगा, तो वो आपके उसको एब्जॉर्ब भी कम करेगा विटामिन डी को। तो इसीलिए सिर्फ कैल्शियम लेने से काम नहीं चलेगा, आपको विटामिन डी भी लेना पड़ेगा। उसके एक पर्टिकुलर डोज होते हैं, हर एज ग्रुप के हिसाब से लेना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और सबसे आसान सोर्स है विटामिन डी का, सन एक्सपोजर करो, और सुबह शाम एक गिलास दूध भी हो, तो काफी हद तक आप अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हो। ऑलराइट। कई बार ये देखा गया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं ऐसी दवाइयां जिसमें कैल्शियम के साथ विटामिन डी ऑलरेडी मिक्स्ड है, तो उस एक गोली में काम चल जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चलता। देखो हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 1000 मिलीग्राम होती है। और उसके अलावा विटामिन डी भी 1000 के अराउंड ही आपको लेनी होती है। बट जो गोली आप लेते हो पूरा एब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी में। उसका करीब करीब आप बेस्ट गोली भी होगी तो 50% एब्जॉर्ब होगी। अगर एक कैल्शियम की गोलियां आप लेते हो, अगर उसमें 500 एलिमेंटल कैल्शियम है, तो वो आपका आधा ही एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इम्पोर्टेंट। और विटामिन डी जो गोली के साथ मिक्स होती है वो बहुत क्वांटिटी बहुत कम होती है। अच्छा। तो उसकी भी 50% या उसकी भी क्वांटिटी आपको परसेंटेज वाइज कम मिलती है। तो नेचुरल सोर्स से नेचुरल है, तो आपको वो जो आपको मेडिसिन दे रहे हैं, अगर सिर्फ एक ही सिंगल गोली दे रहे हैं तो उससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होने वाली। वो सप्लीमेंट कर रहा है। इसके अलावा जो बाकी आपको डाइटरी लेना है वो तो लेना ही लेना है। किसी तरह से आपको 1000 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होने के बाद आपके इकट्ठा होना चाहिए। तो आपको उसके लिए उससे कम से कम 3 या 4 टाइम्स ज्यादा लेना पड़ेगा डाइट में। तो वो कैसे इंश्योर करेंगे? वो इंश्योर ऐसे करेंगे कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, सुबह शाम दूध पियो, डेयरी ये मिल्क प्रोडक्ट्स लो। कई लोग मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए इंटॉलरेंट होते हैं। हाँ, तो फिर तो उनको डेफिनेटली मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी। मेडिसिन लेनी पड़ेगी, बिल्कुल। ऑलराइट। लेकिन ऑफ द शेल्फ ना लें, जाकर के प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लें और ये दवाई ले लें। और हमारे पास शौकत खान का मैसेज आ गया है। ये लिखते हैं कि मेरे पीठ में दर्द होता है और 15 दिन से चक्कर आता है, क्या दर्द के कारण क्या बता सकते हैं? देखिए, ये बहुत आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है। आप अपनी एज बताते, ऊपर से चक्कर आने के कारण के साथ ये भी देखना होता है कि कोई सर्वाइकल पेन तो नहीं है, मूवमेंट्स में तो कोई पेन नहीं है, कोई नेक में स्टिफनेस तो नहीं होती है आपको, वो जानना बहुत जरूरी है। और चक्कर आने का कारण, कान की प्रॉब्लम की वजह से भी चक्कर आते हैं। वो वर्टाइगो की प्रॉब्लम भी होती है, हो सकता है वो वर्टाइगो की प्रॉब्लम हो जो पोस्चरल हो, अचानक मूवमेंट लेने से आपको चक्कर आता हो, तो उसकी कुछ मेडिसिन। क्या होता है बेसिकली वो वर्टाइगो जैसे ये कह रहे हैं चक्कर आना। हाँ। तो इनर ईयर की प्रॉब्लम होती है, उसके फंक्शंस कई बार ढंग से नहीं काम करते, तो उससे चक्कर आ जाते हैं वो सडन। और वो इस तरह की कंडीशंस होती है जो बीच बीच में दोबारा भी हो जाती है ठीक होने के बाद में। उसका अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ मेडिसिन हैं जो लेनी पड़ती हैं, कुछ 1-2 हफ्ते लेते हैं तो ठीक हो जाती हैं, फिर तो दोबारा भी हो सकता है। सडन मूवमेंट से
अवॉइड करनी होती है कि जैसे Okay. लेट के एकदम से उठे, हाँ, right. आगे से देख के आगे की तरफ फटाफट झटके से आपने सर झुका लिया, वो सब नहीं करना है। आपको मूवमेंट्स ग्रेजुअली अपनी धीरे धीरे ग्रेजुअल एंड ग्रेसफुल मूवमेंट्स होने movements करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। यहाँ पर एक देवदत्त जी ने लिखा है गाजियाबाद से, प्रताप विहार गाजियाबाद से, कि कितने इयर्स के बाद हमें कैल्शियम की टैबलेट्स कितने दिनों, मंथ्स के गैप में लेनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका डाइटरी इंटेक अच्छा है तो आपको कोई कैल्शियम की टैबलेट्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ये कैल्शियम की टैबलेट्स तो उनको दी जाती हैं जो अपने डाइट से कैल्शियम नहीं ले पाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दवाई लो ही लो। अगर आप डाइट से वो चीज़ पूरी कर लेते हो, अपना बैलेंस डाइट रखते हो, सुबह शाम दूध पीते हो, पनीर लेते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से टैबलेट लो। ओके। वीनस कुमार जी लिखते हैं शेरगढ़ी शास्त्री नगर मेरठ से, कि सर्दी में हाथ पैरों की उंगलियां सूज जाती, क्या ये हड्डी की वजह से होता है? ये पूछ रहे हैं। बहुत सारे बीमारियां होती हैं, ये तो एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। सर्दियों में वैसे भी ठंड के दिनों में जो आपको अगर थोड़ा बहुत पेन रहता है जोड़ों में, वो उभर के ज़्यादा आ जाता है ठंड के कारण, वो एक कारण है। दूसरा है कि जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी ये स्टिफनेस और ये स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा, कई आपको वो वाली बीमारियां होती हैं जिसमें अकड़न की प्रॉब्लम होती है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी डिजीज, तो उनमें क्या होता है कि उनमें भी सर्दी से वो बढ़ जाती हैं और उनका दर्द भी बढ़ जाता है। और डेफिनेटली हो सकता है कि ये आपको कमियां हो तो उसकी वजह से भी ये स्वेलिंग और वो हो सकती है, पर सर्दियों में अक्सर जोड़ों की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आपने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हम बात कर रहे थे। Who are the people who are at high risk? हाई रिस्क पीपल, जैसे आपको मैंने एक तो फीमेल जेंडर, वो अपने आप में हाई रिस्क है, ऊपर से लो बॉडी वेट होना। दूसरा, जो मीनोपॉज के आसपास का टाइम, जब पीरियड्स आपके बंद होने लगते हैं तो उसके आसपास का टाइम, या मीनोपॉज के बाद का टाइम जब एस्ट्रोजन लेवल आपका कम हो जाता है, वो लोग बहुत हाई रिस्क होते हैं। इसके अलावा जिनको थायराइड्स की प्रॉब्लम है, थायराइड की दवाई लंबे समय तक चल रही हैं, जिनको इन्फ्लेमेटरी डिजीज हैं जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, अकड़न रहना जोड़ों में, इनके बहुत हाई रिस्क होते हैं। इसके अलावा मेल या फीमेल कोई जिनको किसी भी कारण से, कोई क्रॉनिक डिजीज की वजह से, कोई स्टेरॉइड लॉन्ग थेरेपी चल रही है, सालों साल स्टेरॉइड लेने पड़ रहे हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। या कोई क्रॉनिक डिजीज है जैसे किडनी की प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है लंबे समय से, लीवर की प्रॉब्लम है लंबे समय से, और इसके अलावा वो सारे कारण जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, वो सारे कारण भी इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, आप भी अपने सवाल भेजिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9868107070। कोई स्पेसिफिक सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर ओपी मीना इस वक्त हमारे साथ हैं रेडियो डॉक्टर में। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेडियो डॉक्टर में। आज हम ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे हम बात कर रहे हैं हड्डियों के बारे में और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, उसके कॉजेस के बारे में, इलाज के बारे में, और इस पर बातचीत करने हमारे साथ हैं डॉक्टर ओपी मीना। आपके सवालों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। चलते हैं रंजन लाल के सवाल की तरफ। 50 वर्ष उनकी उम्र है जी जी। और बाएं घुटने में कहते हैं काफी दर्द रहता है और एक्सरे कराया, दवाई भी खा रहे हैं, फिर भी दर्द होता है। वाइफ का भी यही हाल है, एड़ी में दर्द रहता है। डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई है, दवाई भी खा रहे, आराम नहीं मिला। अच्छा, बेसिकली घुटने के दर्द के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि एज भी अभी ज्यादा नहीं है, 50 तो आपकी जी, जी। तो हो सकता है कि शुरुआती अर्थराइटिस के चेंजेस हो। तो आपने बहुत स्पेसिफिक नहीं बताया है कि जब बैठ के उठते हो तो दर्द होता है, या सीढ़ी चढ़ने में दर्द होता है, कब आपको दर्द नहीं होता है। ये सारी चीजें बताते तो मैं और डिटेल्स में आपको बात कर सकता था, बट आप घुटने के दर्द की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि हड्डियों की, ये आपके कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से भी वो दर्द हो सकता है। हो सकता है ओवर एक्टिविटी की वजह से, कोई लिगामेंट के खिंचने से भी वो दर्द हो सकता है, या आर्थराइटिस का दर्द भी हो सकता है। जैसे आपने कहा आपकी वाइफ को एडियो में दर्द रहता है, तो एडियो में दर्द रहने का कारण ये भी हो सकता है कि उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो सकता है कि वो हाई रिस्क ग्रुप हो जिसमें बोन की डेंसिटी कम हो गई हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हो उन्हें, और हो सकता है कि उनकी एक्टिविटी ज़्यादा रहती हो खड़े रहने के कारण, और कोई हार्ड सोल यूज़ करती हो पहनने के लिए,
और स्पोर्ट्स शूज ना यूज करते हैं, उससे भी ये दर्द होते हैं अक्सर। तो वो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो एक्सरे वगैरह चेक करके और बाकी जांचें देखें। कारण क्या है। यहाँ पर उमेश जी ने लिखा है कि घुटनों की बात सब कर रहे हैं कि घुटनों में पेन होता है, तो क्या कैल्शियम की कमी की वजह से ये पेन होता है? वो भी एक कारण होता है। कैल्शियम एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि कैल्शियम की कमी और घुटनों में दर्द हुआ। कैल्शियम क्या करता है, जब आपकी कमी होती है तो यूजुअली विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी होती है, और उससे क्या होता है, जब हड्डियां आपकी वीक होंगी तो उनमें डैमेज जल्दी होता है, क्योंकि उनका हड्डियों का टेढ़ा होना, हड्डियों के कमजोर होने की वजह से और उनका कार्टिलेज का जल्दी डैमेज होना, ये काफी कॉमन होता है। तो वो कैल्शियम की कमी भी एक कारण उसका है। अब एक और स्पेसिफिक सवाल रजनीश जी ने भेजा है, रजनीश दास फ्रॉम करनाल। ये लिखते हैं कि स्कैफॉइड बोन फ्रैक्चर 3 साल से है और ये कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को पुश नहीं कर पाते, पेन होता है। स्कैफॉइड बोन फ्रैक्चर होने के बाद वो आर्थराइटिस हो जाता है रिस्ट में, ये काफी कॉमन है लंबे समय तक उसको। तो वो आप काफी पीरियड उसका निकाल चुके हैं, उसमें देखना पड़ेगा एक्सरे में कि कितना ज्यादा डैमेज होता है। उसकी स्कैफॉइड में क्या होता है, जब फ्रैक्चर होता है तो उसकी खून की सप्लाई रुक जाती है जिस हिस्से में फ्रैक्चर होने के कारण। तो दूसरे हिस्से में अक्सर वो हिस्सा डेड होने लगता है, जिसके कारण उसकी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है और अर्थराइटिस रिस्ट की होने लगती है। उसके इलाज के लिए बहुत सारे इलाज हैं। अगर वो एक्सरे एमआरआई करके देखना पड़ता है कि वेस्कुलरिटी कितनी बची है, तो उसको फिक्स किया जाता है हड्डी डाल के, या फिर उसको अर्थराइटिस के लिए बाकी ऑपरेशंस किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, जब बोन्स आपने कहा कि फ्रेजाइल होने लगते हैं तो प्रोपेंसिटी उसके फ्रैक्चर होने की ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, एक्चुअली कहते हैं ना कि ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिजीज है जी, कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है। या तो आप स्क्रीनिंग कराएं, या तो आप हाई रिस्क है तो आप डेक्सा स्कैन पहले से ही कराएं कि भाई मैं हाई रिस्क हूँ, 50 साल की एज हो रही है और मैं अपना करा के देखता हूँ कि मेरा डेंसिटी कैसी है। तो वो आप एक कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर आपने डाइट अच्छी नहीं रखी, एक्टिविटी अच्छी नहीं रखी, आपका न्यूट्रिशन लेवल भी सही नहीं है, तो कई बार क्या होता है एक पर्टिकुलर एज के बाद आपको बोन पेन होने लगेंगे कि हड्डियों में दर्द होना, या थोड़े से कुछ हल्के चलते फिरते गिरे तो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं होते हैं उस एज ग्रुप में। अच्छा, तो वो प्रेजेंट ऐसे ही करती है, तो हड्डियों में दर्द करके प्रेजेंट करती है, या थोड़ी सी गिरने के बाद वो हड्डियां टूट जाती हैं, तो वो फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स की तरह प्रेजेंट करती है। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस के एक लक्षण है जो बहुत कॉमन है। So one has to be very careful, और साथ साथ मैनेज भी करें और एक लाइफस्टाइल में केयरफुल भी हो। स्क्रीनिंग करें, अपना डाइट अच्छी रखें, एक्टिविटी अच्छी रखें। उसके अलावा जिस एज ग्रुप में आपको पता है आपको क्या बीमारियां हैं, तो अपना स्क्रीनिंग कराएं, डेक्सा स्कैन कराएं। 65 के ऊपर तो कराएं ही कराएं। अगर 50 के ऊपर भी आपको कुछ हाई रिस्क, जैसे कि मैंने बताए अभी आपको थोड़ी देर पहले, कुछ भी है, तो आप अपना बोन डेंसिटी जरूर कराएं। और देखिए ये आ गया सवाल संजय जी का। ये कहते हैं कि इनकी एज 49 है, वेट 69 है, और ज्यादा देर तक जब वो नीचे या चेयर में बैठते हैं ना, तो कमर और कमर के नीचे और जांघों में, पिंडलियों में दर्द हो जाता है, और थोड़ी देर में ही झुकने पर पैरों में, कमर में दर्द होता है। दिस इज हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज प्रॉब्लम। देखो, वो जो आपने तकलीफ बताई है जितनी भी, वो एक पोस्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा नीचे बैठेंगे तो आपके घुटने भी खराब होंगे, ऊपर से आपकी कमर में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और आप झुकने का तरीका आपका कैसा है, खूब निकाल के झुकेंगे तो डेफिनेटली स्पाइन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, डिस्क प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, जो आपके सैक्रोइलिक जॉइंट्स हैं दोनों साइड, वो उन पे स्ट्रेन पड़ता है। उसके अलावा लंबर स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, और पिंडलियों में दर्द आप और ये सब बताते हैं, तो हो सकता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो सकता है उनका मसल टोन कम हो सकता है कि आपकी नस पे कोई दबाव हो जिसके कारण वो रेडिएट करता हो और वीकनेस हो गई हो मसल्स की। तो वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है, वो अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे अपने ऑर्थोपेडिक से, तो वो आपको अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे और सही से इलाज कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। रेडियो डॉक्टर में, इस शो में हमारे साथ जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको जानकारी देते हैं, सही जानकारी देते हैं। कोई भी मिथ्या अगर आपके मन में है तो उसको उसकी सही जानकारी से उसको तोड़ते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन का अभाव है तो जोड़ते हैं। तो इसके साथ ही और ये भी एडवाइस करते हैं कि आप किसी डॉक्टर, किसी प्रैक्टिशनर अपने पास जरूर जाइएगा। और एक सवाल नहीं, इसके पहले सवाल के पहले ना कुछ बात लिखी है। सुरेश छेत्री ने नेपाल से लिखी है। कहते हैं कि आपका कार्यक्रम बहुत पसंद आता है क्योंकि नई जानकारी मिलती है, बहुत अच्छा, बिना पैसे की जानकारी मिल जाती है। दैट इज व्हाट दे से। और एक सवाल है कि क्या साइकिल चलाने से हमारे पैरों की हड्डी में समस्या आ सकती है?
देखो साइकिलिंग तो अच्छी होती है, उससे आपकी मसल भी बनती हैं, उससे बोन डेंसिटी भी अच्छी रहती है, तो वो आप साइकिलिंग तो हम लोग रिकमेंड करते हैं आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को भी, और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है उनको भी हम करते हैं कि आप साइकिलिंग करो। स्टेशनरी साइकिलिंग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बाहर तो यूजली आप जानते हो ट्रैफिक बहुत होता है, कहीं ना कहीं फॉल होगा तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ेंगे, तो आप जो घर में साइकिलिंग है वो कर सकते हैं डेफिनेटली। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक टू रेडियो डॉक्टर। और आज चूंकि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है और ग्लोबल हेल्थ केयर इवेंट है, जगह जगह कैंपेन्स होती हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं और जानकारी ये दी जाती है टू बिल्ड बेटर बोन्स। अब बेटर बोन्स बिल्डअप हो उसके लिए हमारे पास तो सवालों का सिलसिला बना हुआ है, तो चलते हैं सवाल की तरफ। ये कृष्णा लिखते हैं हाजीपुर से, बिहार के हाजीपुर से लिखते हैं कि मेरी उम्र 26 वर्ष है और उठने बैठने से नीमेना आवाज होती है। देखो आपकी एज जिस हिसाब से यंग एज है तो उसमें ऐसा कोई और चेंजेस बोन्स में आने के चांसेस तो बहुत ही कम है। तो आवाज आना वैसे तो कोई ऐसे बीमारी के लक्षण नहीं है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप थोड़ा एक्सरसाइज पे ध्यान दें, अपनी मसल स्ट्रेंथ बनाएं, मसल टोन अच्छी रखें और सही तरीके से बैठें, सही तरीके से उठें। बाकी ये कोई ऐसे बीमारी नहीं है आवाज आना, कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। ना विटामिन डी कैल्शियम लें अच्छे से, कुछ नहीं करना है। मृत्युंजय जी ने भी लिखा है बिहार से, उन्होंने लिखा है कि शिक्षक हैं, 40 वर्ष की उम्र है इनकी और रोज कहते हैं कि ये टूटे फूटे कच्चे रास्ते से बाइक चलाकर जाते हैं और रोज दोनों पैरों में दर्द हो जाता है, फिर जब तेल से मालिश करते हैं ना तो फिर ठीक हो जाता है, फिर दूसरे दिन यही प्रक्रिया होती है। कितनी तो एज क्या 40, तो क्या ये ऑस्टियोपोरोसिस है? क्या इससे कैसे बचा जा सकता है? नहीं, ये ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है। ये तो कई बार आपको जो दर्द होता है ना वो प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से, जो लंबे समय तक आप बैठ के जाते हैं, बैठ के आते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं क्योंकि पोस्चर सही नहीं रहता, उस कारण से भी ये दर्द हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो, उससे भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऑस्टियोपोरोसिस हो। Okay. वो अपनी डाइट और मसल्स की एक्सरसाइजेस रेगुलर करें, बहुत लंबे समय तक ना चलें, थोड़ा रेस्ट भी लें, पोस्चर सही रखें, आदत सही रखें, उससे ठीक हो जाएगा। पोस्चरल करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, जो उसका नॉर्मल पोस्चर है रीढ़ का है, वो पोस्चर उसको मेंटेन होना चाहिए। आप पूरे टाइम उस ऑड पोस्चर में बैठते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि एबनॉर्मल फोर्सेस लगती हैं तो और उससे अर्थराइटिस भी जल्दी होती है और उनका डिजनरेशन होता है, डिस्क प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। वो शुरुआत होती है लंबर स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की स्टार्टिंग की, क्योंकि आप वहीं से शुरू होता है सब कुछ। लंबे समय तक झुक के बैठना, रॉन्ग पोस्चर में बैठना, दबने वाले गद्दे में सोना, चारपाई में सोना, तुरंत ही आगे झुक के कुछ उठाना गलत तरीके से, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको लंबे समय तक बहुत दिक्कत देती हैं और वो ऑस्टियोपोरोसिस डेफिनेटली करती हैं कुछ हद तक, लेकिन साथ के साथ आपकी हड्डियों में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करती हैं। तो बहुत सतर्क रहना चाहिए अपनी दैनिक दिनचर्या में, बहुत सतर्क रहना चाहिए। मैंने किसी को देखा है अपने आसपास जो जान मतलब एक तनाव के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा पीछे करके ज्यादा सीधा करके चलते हैं, इस सोच में शायद कि मैं एक बेहतर पोस्चर में चल रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए। अपने आप से कुछ नहीं करना, जो नॉर्मल पोस्चर हमारा है उसी पोस्चर में चलो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप उसे तनाव करके चलो, तनाव करके इस तरह से। एक सवाल हमारे पास उमेश गुप्ता जी का आया है गुरुग्राम से और ये कहते हैं कि आहाना गुप्ता उनकी बेटी है एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम GRA सिंस शी वाज 1 year old, नाउ शी इज 7 years old एंड एम्स में भी उन्होंने दिखाया है, बायोप्सी भी किया है, डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन दिया है, लेकिन रिसेंटली शी इज नॉट एबल टू वॉक अगेन। तो जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ना, वो सीवियर फॉर्म भी होती है उसमें, तो कई बार उसमें ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो वो एक तरह से गठिया ही है जो बड़ों में होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है एक तरह से, जिसमें आपकी हड्डियां अकड़ जाती हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, या उनमें अकड़न होना, सूजन होना, और कई बार उसकी फॉर्म इतनी सीवियर होती है कि वो धीरे धीरे फिर आर्थराइटिस बहुत जल्दी कर देती है, मसल्स भी वीक होने लगती है। तो हो सकता है उनको वो सीवियर फॉर्म हो,
तो उसकी वजह से टाइमली मेडिसिन ना शुरू करने के कारण वो बढ़ गई, और क्योंकि मेडिसिन देने से इनकी लंबी समय तक मेडिसिन चलती हैं, बीच में छोड़नी भी नहीं होती हैं, साथ में जॉइंट की एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, सप्लीमेंटेशन में विटामिन डी कैल्शियम भी लेना होता है क्योंकि उससे ऑस्टियोपोरोसिस भी जल्दी होता है, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी कुछ पेशेंट्स उस हिसाब से उतना नहीं कर पाते हैं तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और इसीलिए वो नहीं कर पा रही हैं। मैं तो कहूँगा कि आप अच्छे रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं जो इसको अच्छे से देखे, पीडियाट्रिक्स वाले ग्रुप में जो लोग ज़्यादा देखते हैं, और मसल्स एक्सरसाइज कराएं, सप्लीमेंटेशन अच्छा करें, मेडिसिन टाइम टू टाइम दें तो उनको फ़र्क पड़ेगा। ऑलराइट, यहाँ पर ओजस वीर लिखते हैं न्यू दिल्ली से कि इनकी माताजी की उम्र है 80 वर्ष। शी कैन नॉट वॉक नॉर्मली एंड शी हैज हैड फीमर फ्रैक्चर लास्ट ईयर। एक्सरे 80% रिकवरी बताता है, नॉर्मल वॉक लेकिन पॉसिबल नहीं है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। कैन इट बी हैंडल विद मसाज और सम इंजेक्शन? हाँ, आपने जैसा बताया, बट आपने बहुत डिटेल्स नहीं दी हैं। इसमें 80 ईयर्स है तो डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस तो उनका होगा ही होगा, और वो जो फीमर फ्रैक्चर भी हुआ होगा वो अधिकतर फ्रैक्चर्स इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स होते हैं जो फीमर के अपर पार्ट में होते हैं, या उसके नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर्स होते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होते हैं, जो थोड़ा सा ही ट्रिवियल फॉल से ही गिरने से हो जाते हैं, एक स्टैंडिंग हाइट से या चलते चलते गिरने से। तो अगर वो ऑस्टियोपोरोसिस, वो फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स हैं, वो आपका देखना पड़ेगा हमें, एक्सरे का पैटर्न कैसा है, वो हिस्ट्री पूरी डिटेल्स लेनी पड़ती है, उसके अलावा जांचें करनी पड़ती हैं, डेक्सा स्कैन करना पड़ता है। तो आप उसके लिए इंजेक्शंस आते हैं, कुछ इंजेक्शन 6-6 महीने में एक बार चलते हैं, कुछ रोज ही लगाने पड़ते हैं, तो वो हड्डियों को मजबूती कर सकते वो आप बहुत डिटेल्स में जाके अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट करेंगे तो पता चलेगा। आप सुन रहे हैं आवाज डॉक्टर ओपी मीना की, सीनियर ऑर्थो सर्जन, और ये हमारे यहाँ आज रेडियो डॉक्टर में बातें कर रहे हैं वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे पर, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में एंड ऑल्सो अबाउट सर्टेन बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना हड्डियों की, उसके बारे में भी बात करें। आपने कहा कि महिलाओं को ज्यादा दे आर एट हाई रिस्क, 50+, 60+, दे आर एट हाई रिस्क। व्हाट अबाउट द मेन? ऐसा नहीं है कि मेंस में ये दिक्कतें नहीं होती, मेंस में भी होती हैं, बट क्योंकि फीमेल में तो क्या है कि एक एज के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसलिए ये तय है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस होगा ही होगा अगर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगी तो। मेन में क्या होता है कि अधिकतर जो अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, एक्टिविटी जिसकी अच्छी रही है, शुरू में खाना पीना भी सही रहा है, उसकी आदतें सही हैं, उनको यूजली ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी होता नहीं है। 70-80 के बाद उनमें वो चेंजेस मिलते हैं, लेकिन पहले भी मिल सकते हैं उन केसेस में जो बहुत ओबीस पेशेंट हैं, एक्टिविटी लेवल जिनका कम रहता हो, ये विटामिन डी कैल्शियम की तो डेफिनेटली कमी हो। उसके अलावा जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, जो बहुत स्मोकिंग करते हैं, जिनसे उनके लंग्स खराब हो रहे हों, अल्कोहल लेते हैं, लिवर डैमेज होने लगता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज हो, किडनी की प्रॉब्लम लंबे समय तक चल रही है उनके साथ, या कोई लंबी स्टेरॉइड थेरेपी पे चल रहे हों जिससे वो हड्डियां वीक होती हैं, वो सब केसेस में मेंस को भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। कुछ मेडिसिन्स हैं वो भी ऑस्टियोपोरोसिस करती हैं लंबे समय तक लेने से। शोल्डर डिस्लोकेट का क्या ऑपरेशन ही इलाज है, क्या कुछ और इलाज नहीं है? शिव लिखते हैं मेरठ से। नहीं, शोल्डर डिस्लोकेशन में अगर वो पहली बार आपका शोल्डर डिस्लोकेट हुआ है तो फर्स्ट टाइम में उसको खींच के बिठाया जाता है, और बिठाने के बाद उसको 6 हफ्ते के लिए उसको बांध दिया जाता है इमोबिलाइजर के अंदर। तो मोर देन 90% या 90, या आप ये समझ लो कि 100% तक वो ठीक हो जाता है अगर आप डॉक्टर के हिसाब से चलोगे, और बाद में एक्सरसाइजेस वगैरह उसके अकॉर्डिंगली 6 हफ्ते 2 महीने के बाद शुरू करोगे तो। लेकिन अगर वो आपने पहली बार डिस्लोकेट होने के बाद ध्यान नहीं दिया और वो बार बार आपने तुरंत एक्टिविटी गेन कर ली और चलते फिरते रहे, तो जो उससे डैमेज होने वाली प्रॉब्लम्स हैं सॉफ्ट टिश्यू, वो हील नहीं हो पाता और बार बार डिस्लोकेट करता है। अगर बार बार डिस्लोकेट करेगा तो ऑपरेशन ही उसका इलाज है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये हड्डियों की, ऑस्टियोपोरोसिस की। यहाँ पर सवाल आया है कि 54 इयर्स की उम्र है इनकी, राकेश जी लिखते हैं, और ये कहते हैं कि पसली में दर्द होता है और सूजन भी है, और उसका कोई घरेलू इलाज या क्या करना चाहिए, इस तरह से पूछ रहे हैं। पसली में तो आप एग्जैक्टली ऐसा कुछ अलग से स्पेसिफिक नहीं आपने बताया है कि दर्द का कारण क्या हो सकता है। कोई चोट लगने से भी हो सकता है, या कुछ आपने भारी चीज उठाई हो उससे भी ये कारण हो सकता है। तो ये तो आपको स्पेसिफिक एक्सरे वगैरह करा के तब चेक करना पड़ेगा कि कोई उसमें फ्रैक्चर तो नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा।
कारण ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वही आपको डिटेल इन्वेस्टिगेट करा के बता पाएंगे कि कैसे इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि हम भी हेल्प नहीं कर सकते जब तक डिटेल में उसके बारे में कुछ नहीं पता चले। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर उमेश जी फिर ये लिखते हैं कि जैसे आपने कहा कि मैनेज करना चाहिए ताकि लंबी उम्र तक हड्डी ठीक रहे। ये कहते हैं कि एसी और कूलर की जो हवा होती है क्या हड्डियों पर लॉन्ग टर्म में अच्छा असर नहीं करती है? हाँ, आप बोल रहे हैं क्योंकि कोई ठंडक, एसी और कूलर सबसे ठंडक मिलती है बेसिकली। ठंडक के कारण आपकी हड्डियों में अकड़न या दर्द महसूस होता है, तो वो हो सकता है। अगर आपकी हड्डियां अक्सर पेन करती हैं तो ठंडक में या फिर एसी की हवा में या कूलर की हवा में वो बढ़ जाएगा, अकड़न महसूस होगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब खराब होगी, लेकिन एक लंबे समय तक रहने से वो उसका मेन कारण एक तो ये होता है ना, आप एसी में रहना, इनडायरेक्टली ये कहा जाता है कि आप सन एक्सपोजर में नहीं रह रहे, तो उससे भी आपको विटामिन डी नहीं मिलता, तो उससे हड्डियां वीक होती हैं। तो यही मैं कहूँगा कि थोड़ा सनलाइट लें, थोड़ा डाइटरी इंटेक अच्छा रखें, एक्टिविटी अच्छी रखें। तो ऐसा नहीं है कि एसी से आपको कोई खास प्रॉब्लम होगी अगर आप एक्टिविटी और सनलाइट एक्सपोजर अच्छा रहेगा। बल्कि एक बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। लाइफ में भी बैलेंस की कोई आवश्यकता एक चीज एक्सट्रीम पे तो कोई भी चीज बेकार ही है, अच्छी नहीं होती। यहाँ पर रंजन नाल जी ने आपसे सवाल किया था, दोबारा ये लिख रहे हैं कि 50 वर्ष की उम्र है, बाएं घुटने में दर्द रहता है, 24 घंटे रहता है, चुभन रहती है। इन्होंने कहा है परेशान रहता हूँ, लेटने पर अधिक दर्द होता है, सवेरे तो मैं हाथ लगाकर उठता हूँ। क्या उम्र बताइए? 50। राइट। तो ये तो अर्थराइटिस के लक्षण है। अच्छा। जॉइंट की शुरुआती अर्थराइटिस हो रही है आपको, तो नीचे बैठना उठना कम करें, हालकती पालकती कम मारें, टॉयलेट ऊपर वाला यूज करें, घुटनों की स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करें, टोन बढ़ाएं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, डाइट अच्छी रखें। उसके अलावा आप अपना विटामिन डी, सनलाइट वगैरह ये लें और डॉक्टर से मिलें और डिटेल्स में एक्सरे वगैरह करा के फिर ट्रीट कराएं। पिछले 1 घंटे से हम वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे पर जो जानकारी है वो आपसे हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर इससे बहुत बेनिफिट हुआ होगा। एक बार अगर आप दोहरा दें मैनेजमेंट के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे तमाम श्रोताओं को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिजीज़ है, और क्योंकि एक यंग एज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी से अपनी डाइट सही रखें, बॉडी वेट सही रखें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, रनिंग, जॉगिंग या वेट ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बट जो भी है वो करते रहेंगे, बिकॉज उससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। 20-25 साल की एज तक आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते रहेंगे, एक्टिविटी अच्छी रखेंगे, तो आपका एक बोन का पीक बोन मास बनेगा, जो बोन की हड्डियों का एक एक्सट्रीम लेवल होता है जिसमें हड्डियां मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी पाती हैं। तो पीक बोन मास होने से क्या होगा कि आप लॉन्ग टर्म बाद में आपको हड्डियां लंबे समय तक मजबूत रहेंगी। उसके अलावा और एज ग्रुप के लिए मैं यही कहूँगा कि ओल्ड एज में तो आप अपनी एक्टिविटी अच्छी रखें, फिजिकल एक्टिविटी से बोन स्ट्रेंथ बनती है, बैलेंस रखें, कैल्शियम विटामिन डी का इंटेक अच्छा रखें। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारियां हैं किसी भी तरह की, जैसे आपको थायराइड या फिर मैंने आपको जो डिटेल्स में पहले भी बताई हुई हैं, उस तरह की हाई रिस्क ग्रुप हो कोई, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अपना स्क्रीनिंग कराएं, बोन डेंसिटी कराएं, ताकि टाइमली आपका इलाज शुरू किया जा सके, आपको वो चीज़ें बताई जा सकें जो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। फिर भी एक एज के बाद आप और ओल्ड एज की बात करें तो मेडिसिन भी लें। उसके अलावा ओल्ड एज है तो उसमें ये ध्यान रखना है कि घर में अगर बुजुर्ग आदमी है तो वॉकर यूज करें, वो लाइट ऑन होनी चाहिए रात को कि गिरे ना, फॉल्स को प्रिवेंट करें। राइट, एब्सोल्युटली। डॉक्टर पी मीना, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।